अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट्स ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हमने पहले ही कंडक्शन डिस्कस किया है और मैंने आपको उस दिन बोला था कि कंडक्शन के बाद इसमें हम रेडिएशन डिस्कस करेंगे क्योंकि रेडिएशन से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कन्वेक्शन थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आप खुद करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट्स रेडिएशन। रेडिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड आउट ऑफ दिस आल्सो। सो रेडिएशन में क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैं आपको बोलूं, उसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हियर, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आजकल, तो इसलिए मैंने किरचॉफ्स लॉ भी यहां ऐड कर दिया। किरचॉफ कहता है दैट फॉर ए जनरल बॉडी विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ अ ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, एक जनरल बॉडी जो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जनरल बॉडी का जो टेंपरेचर है वो ब्लैक बॉडी के बराबर है। तो फॉर अ जनरल ब्लैक बॉडी विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ अ ब्लैक बॉडी, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर to the absorptive power. So this is emissive power to the absorptive power. This is for a general body which is in a thermal equilibrium with that of a perfect black body is equal to that emissive power to the absorptive power of a perfect black body. So this is called as perfect black body. So this is the statement, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जा सकता है। तो किरचॉफ हमें कहते हैं कि अगर एक जनरलाइज्ड बॉडी, आपके पास जनरल बॉडी है जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है और उसका थर्मल इक्विलिब्रियम है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के साथ। परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो ब्लैक बॉडी होती है जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है ना, 100% एब्जॉर्प्टिव पावर होता है। दैट इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड देयरफॉर इज आल्सो अ गुड इमिटर। दैट इज व्हाट वी कॉल एज परवास थ्योरी। तो किरचॉफ कहते हैं हमें कि एक जनरल बॉडी का इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर होता है न्यूमेरिकली बराबर टू द इमिसिव पावर to the absorptive power for a perfect black body, but they should be in thermal equilibrium with each other. मतलब वो एक ही टेंपरेचर पे होने चाहिए, तब जाके ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है। But what we have seen is that the absorptive power for perfect black body is 1. हमने देखा है for perfect black body, तो मैं लिखूंगा for PBB, that is for perfect black body, its absorptive power is numerically 1, that is 100%. perfect black body वो बॉडी होती है जो हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये रिड्यूस हो जाएगी to like this, that is emissive power to the absorptive power of a general black body, जनरलाइज्ड ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू, सिंस ये एब्जॉर्प्टिव पावर इसका 1 है फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो ये हो जाएगा ओनली इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो मैं लिखूं ईपी बट फॉर perfect black body, तो I have used this mnemonic here PBB, that is for perfect black body। तो ये एक theoretical objective बन सकता है, that is by Kirchhoff, if you are having a general body or you are having different surfaces or different bodies which are in thermal equilibrium with that of a perfect black body, then the ratio of emissive power to the absorptive power of a general body is numerically equal to the emissive power to the absorptive power of a perfect black body, but the condition is that they should be in thermal equilibrium. This is very important, but we know that absorptive power for a perfect black body is always 1, क्योंकि वो हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके चलता है, तो 100% होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। तो जब इसमें आप AP1 ड्रॉप करेंगे तो इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ जनरल बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहां से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा सकता, मगर आप ये किरचॉफ्स लॉ याद रखेंगे। उसके बाद अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टीफन्स लॉ, है ना। ये आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा अपने 11th क्लास में। एंड जो ये लॉ है, अगर किसी ने रेडिएशन पार्ट में दैट ट्रांसफर ऑफ हीट का जो मोड है हमारा, हमने उसमें कंडक्शन पढ़ाया आपको। अब जो ट्रांसफर ऑफ हीट में जो सेकंड मोड ऑफ दैट ट्रांसफर ऑफ हीट दैट्स रेडिएशन, सबसे अच्छा काम जो किसी ने किया दैट इज स्टीफन, एंड द लॉ ही हैज गिवन इज कॉल्ड स्टीफन्स लॉ। ये जो स्टीफन्स लॉ है इस पे बेस्ड हम फिर वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी इसी से हम डिराइव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और ये सारा पोर्शन में मैंने कुछ न्यूमेरिकल सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स ऐड किया, सो दैट जो आपका कंसेप्ट है वो और अच्छा जो है हो जाए, और फिर इस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो अब स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? स्टीफन कहता है दैट, देखिए, दैट इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर आपके पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन सी बॉडी होती है? जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है, 100% होता है। तो इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो आई एम राइटिंग लाइक दिस, दैट्स इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इमिसिव पावर होता क्या है सर? व्हाट इज इमिसिव पावर? दैट इज डेल क्यू, दैट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया
per unit time is directly proportional to the fourth power of temperature. This is true for what we call as perfect black body. तो as per Stephen's law, the emissive power of a perfect black body, तो यहां पे मैं लिखूं it is for perfect ब्लैक बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है। तो स्टीफन कहते हैं कि इमिसिव पावर, तो मैंने डिनोट किया ईपी, दैट्स इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब इमिसिव पावर होता क्या है सर? इमिसिव पावर होता क्या है? दैट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इमिसिव पावर होता है एक बॉडी कितना एनर्जी रेडिएट करता है उसका पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। तो स्टीफन कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेंपरेचर ऑफ दैट बॉडी, मतलब अगर उस बॉडी का कुछ टेंपरेचर है उसके फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है उसका इमिसिव पावर। इमिसिव पावर इज नथिंग, इट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और अगर इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव कर देते हैं तो इमिसिव पावर हम जनरली आप ऐसे लिखेंगे, दैट्स डेल क्यू बाय ए एंड दिस इज डेल टी, है ना, फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड, तो इज इक्वल टू सिग्मा T raised power 4, where sigma is called as Stephen's constant. So this becomes the actual formula for a perfect black body, where sigma is called as Stephen's constant. इसका numerical value होता है 5.67 into 10 raised power minus 8. तो मैं लिखूं 5.67 into 10 raised power minus 8. इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब सिग्मा का यूनिट क्या है सर? देखिए ये हो गया जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड होता है वॉट, ये होता है वॉट बाई मीटर स्क्वायर और केल्विन रेज्ड पावर 4, तो ये होगा वॉट by meter square Kelvin raised power 4. This is the unit of sigma, where sigma is called as Stephen's constant. So as per Stephen's law, what is true is that the emissive power for a perfect black body, sir, what is emissive power? That is energy radiated per unit area per unit time is directly proportional to the fourth power of temperature. उस body के fourth power of temperature के proportional होता है। Then मैंने इसमें से remove कर दिया proportionality, I have multiplied there with a constant that is sigma, where sigma is called as Stephen's constant and its numerical value is 5.67 into 10 raised power minus 8. अब ये हो गया जूल पर सेकंड, दैट्स वॉट, ये हो गया मीटर स्क्वायर और केल्विन मैंने नीचे लाया, दैट्स केल्विन रेज़ पावर 4, बट दिस इज ट्रू फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मगर सर अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है, देखिए ये पूछा जाता है, इसका ये फॉर्मेट भी पूछा जाता है, अगर ये सर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है टेंपरेचर टी पे, मगर ये एक सराउंडिंग्स में है जिसका टेंपरेचर टी नॉट है, तो ये अब हमारे पास सराउंडिंग्स है, तो दिस इज आवर सराउंडिंग्स, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सराउंडिंग्स, इसका टेंपरेचर टी नॉट है, सच दैट अगर टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, मतलब आपके पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है बट इट इज नाउ प्रेजेंट इन अ सराउंडिंग हुज टेंपरेचर इज टी नॉट बट द टेंपरेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सराउंडिंग्स, देन वी हैव सीन दैट द सेम लॉ कैन बी रिटन एज इमिसिव पावर, दैट्स एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हमने देखा है, फिर होता है बराबर सिग्मा, देन यहां पे आ जाता है आपका इट इज टी रेज्ड पावर 4 माइनस टाइम्स टी नॉट रेज्ड पावर 4, वर टी नॉट इज द टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। तो ये हो गया इफ देयर इज नो सराउंडिंग्स देन यू हैव सिग्मा टी रेज्ड पावर 4, बट इफ देयर इज अ सराउंडिंग्स हैविंग अ टेंपरेचर टी नॉट बट ब्लैक बॉडी का टेंपरेचर उससे ज्यादा है, तब ये फॉर्मूला मॉडिफाई होता है, सिग्मा टी रेज्ड पावर 4 के बदले आप सिग्मा टी रेज्ड पावर 4 माइनस टी नॉट रेज्ड पावर 4। यहां पे मैंने दिखाया कि ब्लैक बॉडी का टेंपरेचर जो है सराउंडिंग से ज्यादा है, रिवर्स कैन आल्सो बी ट्रू, अगर टी नॉट टी से ज्यादा है तो आप लिखेंगे टी नॉट रेज पावर 4 माइनस टी रेज पावर 4। तो दिस इज व्हाट इज स्टीफन्स लॉ फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच इज हैविंग द एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल टू 1, दैट्स 100%, मतलब वहां परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसपे अगर कोई भी रेडिएशन गिरती है तो वो उसको एब्जॉर्ब करके चलता है, दैट्स व्हाई वी से दैट एब्जॉर्प्टिव पावर इज 1। तो ये था इसका शेप, दैट एब्जॉर्ब दैट इमिसिव पावर ऑफ अ perfect black body, energy radiated per unit area per unit time is directly proportional to the fourth power of temperature। फिर मैंने यहाँ proportionality खत्म करके सिग्मा मल्टीप्लाई किया, सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये होता है, इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको दिखाया कैसे, इसको आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो फॉर कैलकुलेशन 6 into 10 raised power minus 8। फिर क्वेश्चन यहाँ अराइज हुआ, सर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है बट देयर इज नो सराउंडिंग्स, इफ देयर इज अ सराउंडिंग्स हैविंग सम टेंपरेचर टी नॉट देन दिस फॉर्मूला गेट्स मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली एंड दिस बिकम्स इट इज अनदर शेप। तो दिस इज ट्रू फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सर अगर अब हमारे पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्रैक्टिकल बॉडीज है दे आर जनरल बॉडीज, दे आर नॉट हैविंग द एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल टू 1, उनके लिए अगर आप स्टीफन्स लॉ हम जो है लिखे तो वो कैसा होगा, क्योंकि उससे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट है यहां पे दैट फॉर अ जनरल बॉडी which is not 100% perfect black body, for a general body अगर आपके पास Stephen's law लिखना है, modified Stephen's law, that is Stephen's law for a general body, तो मैं लिख रहा हूं Stephen's law for a general body जो है, तो वो तो वही है इमिसिव पावर, that's energy radiated per unit area per unit time जो है। तो उस केस में देखिए सिग्मा भी था
और फिर आपका टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज टी रेज पावर 4 माइनस, अगर मैंने सराउंडिंग्स भी ले लिया, सराउंडिंग्स अगर नहीं है तो आप टी नॉट जो है वो उसमें से निकाल देंगे, तो यहां पे जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल ई से। दिस इज द स्टीफन्स लॉ फॉर अ जनरल ब्लैक बॉडी whose absorptive coefficient is not equal to 1, whose absorptive coefficient is not numerically 100%। तो इसलिए आप इसमें स्मॉल ई मल्टीप्लाई करेंगे, where स्मॉल ई is called as emissivity। इमिसिविटी कहते हैं स्मॉल ई को। एंड फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो आपके पास अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती, जो मैंने पहले ही डिस्कस की आपके साथ, ई का वैल्यू होता है 1। फॉर जनरल ब्लैक बॉडी, अगर आपके पास एक जनरल ब्लैक बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू भी पूछा जाता है आपसे एंट्रेंस में, फॉर जनरल ब्लैक बॉडी ई इज हैविंग द वैल्यू लेस देन 1। तो इसमें जो मैंने ई इंट्रोड्यूस किया फॉर अ जनरल ब्लैक बॉडी, ई जो है इसको हम इमिसिविटी कहते हैं, और इमिसिविटी जो फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर होता तो उसके लिए ई 1 होता है। फॉर एनी अदर बॉडी विच इज अ जनरल बॉडी विच इज नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ई का वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो जाए तो ई 1 हो गया, तो ये वापस आया सिग्मा टी रेज पावर 4 माइनस टी नॉट रेज पावर 4। तो अगर ये एक जनरल बॉडी है और जनरल बॉडी का इमिसिविटी हमने देखा, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी इमिटेड इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। एक जनरल बॉडी कितना एनर्जी परसेंटेज इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी रिलीज करता है, दैट्स कॉल्ड एज इमिसिविटी, और ये हमेशा लेस देन 1 होता है फॉर अ जनरल ब्लैक बॉडी। बट फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है, इसलिए उस वक्त उसका जो इमिसिविटी है वो भी मैक्सिमम 1 बन जाता है। बिकॉज यू नो दैट अ गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज अ गुड इमिटर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज परवास थ्योरी आल्सो, कि एक बॉडी जो अपने टाइम पे अच्छी तरह से सारी चीजें अब्सॉर्ब करता है तो अपने टाइम पे वो सारी चीजें रेडिएट भी करता है। ये मान लीजिए आप जिस बच्चे ने पूरे 3 साल दैट्स 11th 12th और एंट्रेंस में अच्छी तरह से चीजें गेन की है, कंसेप्ट्स पे काम किया है, न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस की है, तो एंट्रेंस के दिन वो रेडिएट भी करना स्टार्ट कर देगा। अब जिसने अब्सॉर्ब किया है तो वो इमिट भी करेगा, जिसने अब्सॉर्ब 3 साल नहीं किया है तो वो इमिट भी उसी हिसाब से करेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड व्हाट वी कॉल एज अ जनरल ब्लैक बॉडी। तो ये स्टीफन्स लॉ था हमारा फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। तो उसमें ई यहां पे स्मॉल ई नहीं था बिकॉज ई इज 1 फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, व्हाइल एज फॉर ऑल अदर जनरल बॉडीज ई का वैल्यू लेस देन 1 होता है, एंड दिस बिकम्स द शेप ऑफ स्टीफन्स लॉ फॉर अ जनरल ब्लैक बॉडी। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम ऐड कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एज द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू ऐड हियर, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग। इसके बाद में इस पे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, दैट्स फॉल ऑफ टेम्परेचर आल्सो। देखिए मैंने आपको अभी जो आपका स्टीफन्स लॉ फॉर अ जनरल बॉडी था, दैट्स इमिसिव पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है बराबर फॉर अ जनरल बॉडी ई, देन इट इज सिग्मा, क्योंकि अगर ई 1 है तो हो गया परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ई लेस देन 1 है तो फॉर अ जनरल बॉडी हो गया। तो देन इट इज टी रेज्ड पावर 4 माइनस टी नॉट रेज्ड पावर 4, जहां पे आपको सारे वेरिएबल्स का पता है कि टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी होता है ये, this is a temperature of a body, it can be a perfect black body or it can be a generalized black body, and T naught is the temperature of the surroundings। E अगर small e का वैल्यू 1 है, इमिसिटी का वैल्यू 1 है तो ये perfect black body है, अगर इसका वैल्यू लेस देन 1 है तो ये एक generalized body है। सिग्मा जो है आपका that is Stephen's constant and this is energy radiated per unit area per unit time। तो अब rate of cooling इसमें से हम कैसे डिराइव करते हैं, बहुत आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए। देखिए आपने पढ़ा है कि अगर एक बॉडी आपके पास हो और आप उसको जो है उसका एक अच्छा खासा टेम्परेचर हो और आपने उसको कमरे में छोड़ दिया तो सीधी सी बात है वो टेम्परेचर लॉस करेगा, मतलब वो टाइम के साथ कूल हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी कॉल दैट एज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, मींस विद टाइम इट्स टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अब वही टेम्परेचर डिक्रीज करता है टाइम के साथ, उसको हम रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ फॉलिंग ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी कहते हैं। तो न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है देख लीजिए आप, डेल क्यू आपने पढ़ा है, डेल क्यू होता है बराबर एम एस डेल टी, है ना, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, एस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी एंड डेल टी इज दैट चेंज इन टेम्परेचर। तो मुझे बोलिए आप डेल क्यू के बदले क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे एम एस डेल टी, है ना, क्या डेल क्यू के बदले हम यहां लिख सकते हैं एम एस डेल टी। अब डेल टी में यही रखता हूं, एम एस जो है वो नीचे आएगा तो डेल टी ऊपर आएगा, वेयर डेल टी इज दैट चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय स्मॉल डेल टी इज हियर दैट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए मैंने ऊपर ले लिया तो ये बना ए
that is sigma t raised power 4 minus t naught raised power 4 divided by ये जो del q के बदले आप ms del t आपने यही रखा, ms जो है वो नीचे आएगा, where m is mass and s is specific heat of the body. This formula gives us rate of cooling of a body, or this formula gives us that fall of temperature with respect to time. Very important formula. देख लीजिए, हमने इसमें कुछ याद करने की कोशिश नहीं की, ये हमने बिल्कुल जो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टीफन्स लॉ का जनरल बॉडी का, उसमें आपने डेल को रिप्लेस कर दिया एमएस डेल टी से, बिकॉज यू नो दिस थिंग अर्लियर इन योर थर्मोडायनेमिक्स. तो फिर डेल के बदले मैंने एमएस डेल टी यही रखा, एमएस नीचे मल्टीप्लाई किया और ए ऊपर गया. दैट इज डेल टी इज दैट चेंज इन टेंपरेचर, दैट्स फॉल ऑफ टेंपरेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ऊपर टी जो है दैट इज फॉल ऑफ टेंपरेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी. होता है बराबर ए इज द एरिया ऑफ द बॉडी, इज एमिसिविटी, सिग्मा यू नो टी रेज पावर 4 minus t naught raised power 4 divided by m is the mass of the body and s is the specific heat. Very very important formula for your entrance. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप रेट ऑफ कूलिंग का एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव कर सकते हो. देखिए इस फॉर्मूला में थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, क्योंकि आजकल वो आपका कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपका ट्रेंड बन चुका है नीट में, क्योंकि वो कंसेप्ट्स पे ही क्वेश्चंस जो है आपसे पूछता है और देखता है कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं. इसलिए यहां से कौन कौन सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है. देख लीजिए, जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब जितना बॉडी का एरिया ज्यादा होगा उतना जल्दी वो कूल होगा. सिंपल सी बात है, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना सरफेस से वो रेडिएट करना भी जो है उसका रेडिएशन जो है वो ज्यादा होगा. दैट्स व्हाई वी से दैट मोर इज द एरिया मोर इज द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी. उसके बाद तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ बॉडी. उसके बाद इमिसिविटी. देख लीजिए, अब जिसका इमिसिविटी ज्यादा है मतलब वो जब इमिसिविटी ज्यादा मतलब वो ज्यादा रेडिएशन इमिट करता है तो वो सीधी सी बात है जल्दी कूल हो जाएगा. तो इमिसिविटी भी जिस बॉडी का ज्यादा हो वो जल्दी उसका रेट ऑफ कूलिंग भी फास्ट होगा. उसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. मतलब जितना कम मास हो बॉडी का उतना जल्दी जो है वो लॉस ऑफ हीट करेगा. अगर मास ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेंपरेचर लेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट हियर. मतलब अगर बॉडी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग लो है एंड वाइस वर्सा. फिर इट डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग्स. अगर बॉडी का टेंपरेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगा, और अगर जो सराउंडिंग्स का टेंपरेचर ज्यादा है तो ये डिफरेंस जो है ये कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ कूलिंग विल बिकम लेस. सो दीज आर द थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स व्हिच कैन बी आस्क्ड हियर आउट ऑफ व्हाट वी कॉल एज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, जिसको हमने डिराइव किया बाय स्टीफन्स लॉ और रिप्लेस कर दिया डेल क्यू यहां पे एमएस डेल टी, और हमने दिखाया दैट डेल क्यू बाय डेल टी दैट्स फॉल ऑफ टेंपरेचर विद टाइम डिपेंड्स ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स. अब कुछ चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर वो इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ कूलिंग भी फास्ट हो जाएगा, और कुछ चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर उनका वैल्यू कम है, अगर वैल्यू कम है तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी. अब इस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए. दैट इज न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट. देख लीजिए, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट हियर इज, so what is numerical number first here, that is two black metallic spheres of radius. तो जैसे उसने बोला two black, तो ये दो ब्लैक बॉडीज की बात कर रहा है जिनका एब्सॉर्प्टिव पावर 1 होता है, मतलब उनका E जो है इमिसिविटी न्यूमेरिकली 1 होता है. सो टू ब्लैक मेटलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस, एक का रेडियस 4 मीटर है और उसका टेंपरेचर है 2000 केल्विन, एंड अनदर जिसका रेडियस है 1 मीटर और टेंपरेचर है 4000 केल्विन, विल हैव द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशन एज, जो उनका एनर्जी रेडिएशन का जो रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करना है. तो अगर हम सॉल्यूशन में जाए, देख लीजिए सॉल्यूशन में आप पहला बॉडी ले लीजिए जिसका रेडियस r1 है और वो है न्यूमेरिकली 4 मीटर और उसका टेंपरेचर T1 आपको दिया गया है एंड दैट इज 2000 केल्विन. इसी तरह आपको R2 भी प्रोवाइडेड है. R2 इज गिवन दैट इज इक्वल टू, उसका जो रेडियस है दैट इज 1 मीटर और उसका जो टेंपरेचर है दैट इज T2 इज आल्सो प्रोवाइडेड टू यू दैट इज 4000 केल्विन. तो हमसे क्या पूछा गया है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशन, दैट इज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम. हमें निकालना, हमें इमिसिव पावर नहीं निकालना है, दैट्स एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट्स कॉल्ड एज इमिसिव पावर. हमें सिर्फ पूछा गया है आपको रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशन निकालना है, दैट इज एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम. अब मुझे आप बोलिए सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे तो हमें पता है दैट एनर्जी इमिटेड
पर यूनिट टाइम ओनली। तो ए जो यहां था वो ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4, क्योंकि सराउंडिंग्स की बात ही नहीं की है तो सराउंडिंग्स का टेंपरेचर हम 0 मान के चलते हैं। अदरवाइज यू हैव डेल क्यू बाई ए इंटू डेल टी, दैट्स एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेस्ट पावर 4, फिर सिग्मा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपसे वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशन, दैट्स एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, इसलिए एरिया यहां से यहां चला गया, सिग्मा था ही टी रेस्ट पावर 4। सर यहां तो टी नॉट रेस्ट पावर 4 भी था, क्योंकि सराउंडिंग की यहां बात ही नहीं की है, उसका टेंपरेचर ही नहीं दिया है, इसलिए हमने सराउंडिंग्स का टेंपरेचर 0 मान के चलते हैं। अब मुझे आप बोलिए कि यहां पे सिग्मा इज कांस्टेंट, जब सिग्मा कांस्टेंट है तो यहां पे अब जो एनर्जी रेडिएशन है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेंपरेचर इज फॉर 4। अब ये स्फीयर्स है, स्फीयर्स का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, एक स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, इसलिए मैं लिख सकता हूं दैट डेल क्यू बाय डेल टी, दैट्स एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि मैं प्रोपोर्शनलिटी जो है प्रोपोर्शनलिटी फिर डिवीजन में कट जाएगी तो सिग्मा बाहर चला जाएगा, ए के बदले आप मैं लिखूंगा दैट इज आर स्क्वायर टी रेस पावर 4, आर स्क्वायर, तो डी क्यू बाई डी टी इज नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी रेस पावर 4। अब हम इसको हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। देखिए हमें रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशंस निकालना है, तो मैं लिखूंगा डेल क्यू बाय डेल दैट टी for body 1 divided by, because we have to calculate the ratio, it is del q by del t for a body second। अब मुझे बोलिए फॉर बॉडी 1 इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेंपरेचर, तो मैं लिखूं ना यहां पे लिख सकता हूं R1 by R2, है ना, तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा और फिर मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय T1 by T2 raised power 4। I can write it like this क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R square एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T raised power 4। अब R1 by R2, देखिए R1 R2 के हिसाब से अगर आप देखेंगे इट्स 4:1, तो मैं लिखूं 4 by 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T1 by T2, देखिए T1 is 2000 एंड T2 is 4000, सो इट इज 2000 by 4000, दैट्स 1 by 4 का, इट इज 1 by 4 raised power, what we have here it's T raised power 4, ठीक है, it's 1 by 2 here, sorry it's 1 by 2 here क्योंकि it's 2000 by 4000, it's 1 by 2 here only, so I can write it like this, it's 1 by 2 here। now tell me ये हो गया 16 by 1 then multiplied by it's 1 by 16, देखिए 16 कट जाएगा, आंसर इज 1:1 शुड बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख लीजिए आप 1:1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो मेटलिक स्फीयर्स के बारे में हमें डाटा दिया गया था, उनका रेडियस और टेंपरेचर। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट डेल क्यू बाई डेल टी, दैट इज रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएशंस ऑफ बॉडी 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो हमने उनका रेशियो लिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेज़ पावर 4 रेडियस के स्क्वायर और टेंपरेचर के 4th पावर पे हमने वैल्यूज ड्रॉप किए एंड आंसर इज 1:1। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, देख लीजिए आप, ये है वो रेट ऑफ कूलिंग जो मैंने बोला थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से डेवलप किया जा सकता है। स्टीफन्स लॉ से हमने इसको एक्चुअली डेराइव किया, बट दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी। देखिए ए स्फीयर, ए क्यूब एंड ए थिन सर्कुलर प्लेट, हमारे पास तीन डिफरेंट बॉडीज है, एक स्फीयर है और एक क्यूब है और एक थिन सर्कुलर प्लेट है, ऑल मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो जब सेम मटेरियल है, ऑल मेड ऑफ सेम मटेरियल से भी हमारी कुछ चीजें जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगी एंड ऑल हैव द सेम मास, मास भी सेम और मटेरियल भी सेम। तो दीज आर हीटेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों को हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया एंड देन प्लेस्ड इन अ रूम, फिर हमने उनको एक कमरे में रखा। देन हमें बोलना है टेंपरेचर ऑफ स्फीयर ड्रॉप्स टू रूम टेंपरेचर एट लास्ट, टेंपरेचर ऑफ क्यूब ड्रॉप्स, तो हमें बोलना है कि ज्यादा फास्ट कौन कूल होगा, कि एक साथ तीनों कूल हो जाएंगे। तो रेट ऑफ कूलिंग बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। तो मुझे आप बोलिए, आई विल ऐड अ स्लाइड हियर सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। देख लीजिए आप, इसमें यह है कि आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग, दैट इज फॉल ऑफ टेंपरेचर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू, इट इज हियर ए ई, देन इट इज अ सिग्मा, फिर आपने देखा इट इज टी रेस्ट पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय हियर यहां था m और s। सो ये था आपका फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ कूलिंग जो हमने बिल्कुल स्टीफन्स लॉ से डेराइव किया। अब मुझे आप बोलिए, बोल रहा है कि हमारे पास तीन ज्योमेट्रिकल बॉडीज है, एक स्फीयर है हमारे पास एक क्यूब है और हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है।
सर्कुलर प्लेट। अगर हमारे पास ये तीन स्फेरिकल बॉडीज है, हमने इनको 200 डिग्री टेंपरेचर पे पहले हीट अप किया, वो हीटेड देम टू अ टेंपरेचर व्हाट वी कॉल एज 200 केल्विन, और फिर हमने एक कमरे में इनको छोड़ के उनको कूल होने दिया। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बॉडी जो है जल्दी कूल होगा, या ये तीनों एक साथ कूल होंगे, या जो है हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, जिसमें पहले बोला गया कि स्फीयर जल्दी कूल होगा, फिर क्यूब कूल होगा जल्दी, या सर्कुलर प्लेट। अब हम कैसे देखेंगे? देखिए, क्योंकि ऑल आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, सबका इमिसिविटी बराबर है। देखिए, स्टीफन्स कांस्टेंट सबके लिए बराबर है, मास भी वहीं से बोला बराबर है, जो कि मास भी बराबर है, मटेरियल भी सेम है, तो स्पेसिफिक हीट भी बराबर है, स्पेसिफिक हीट भी बराबर है। सबको 200 केल्विन पे आपने हीट किया और सबको एक ही रूम टेंपरेचर पर रखा, तो ये भी बराबर है। तो हमें यहां से पता चला कि उनका रेट ऑफ कूलिंग जो है, अगर वो प्रोपोर्शनल है तो वो सिर्फ प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ दोज बॉडीज, ओनली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दोज बॉडीज इन्वॉल्वड, दैट इज स्फीयर, क्यूब एंड सर्कुलर प्लेट। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सबसे कम सरफेस एरिया अगर किसी बॉडी का होता है, दैट इज स्फीयर, दैट इज व्हाट यू हैव रेड इन व्हाट वी कॉल एज फ्लूइड्स में आपने पढ़ा होता है ना कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप अचीव करता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज स्फीयर इज हैविंग स्मॉल एरिया इन कंपैरिजन टू ऑल अदर सरफेसेस। तो सबसे कम एरिया जो है हमारा वो स्फीयर का होता है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर मैथमेटिकल जो हमारे पास सरफेसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में स्फीयर का सबसे कम एरिया है। जब स्फीयर का सबसे कम एरिया है तो रेट ऑफ कूलिंग सबसे कम होगा स्फीयर का। जब रेट ऑफ कूलिंग सबसे कम होगा स्फीयर का, मतलब ये सबसे लास्ट में कूल होगा, क्योंकि बाकी जो इन कंपैरिजन टू स्फीयर उनका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, क्योंकि उनका एरिया ज्यादा है। जब रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है तो वो जल्दी जो है कूल हो जाएंगे। तो अब वापस आएंगे हम अपने इस पे, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर। तो हमसे पूछा गया था टेंपरेचर ऑफ स्फीयर ड्रॉप्स टू रूम टेंपरेचर एट लास्ट। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है पहला ही, क्योंकि स्फीयर का रूम टेंपरेचर सबसे लास्ट ड्रॉप होगा। बाकी देखिए, टेंपरेचर ऑफ क्यूब ड्रॉप्स टू रूम टेंपरेचर एट लास्ट, बिल्कुल गलत। टेंपरेचर ऑफ थिन सर्कुलर प्लेट ड्रॉप्स टू रूम टेंपरेचर एट लास्ट। टेंपरेचर ऑफ ऑल द थ्री ड्रॉप्स दैट एट द सेम टाइम, बट द करेक्ट आंसर हियर इज ओनली टेंपरेचर ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमने देखा कि रेट ऑफ कूलिंग टेंपरेचर फॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, दैट इज इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओनली। तो हमने देखा कि स्फीयर का सबसे कम एरिया है तो रेट ऑफ कूलिंग सबसे कम है, तो ये सबसे लास्ट में कूल हो जाएगा, एंड दैट इज आवर आंसर हियर, टेंपरेचर ऑफ स्फीयर ड्रॉप्स टू रूम टेंपरेचर एट लास्ट। तो ये हो गया आपका, दैट इज व्हाट इज द थ्योरेटिकल कांसेप्ट व्हिच कैन बी आस्क्ड आउट ऑफ हियर। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ कूलिंग पे बेस्ड, जो हमने स्टीफन्स लॉ से डिराइव किया। और मैंने बोला था आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स जो बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजों पे बने हैं पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसमें है दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक्चुअली हमारे पास एक चीज होती है दैट्स कॉल्ड एज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने क्या देखा है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है क्या। देखिए, अगर आपके पास एक ब्लैक बॉडी है और आपने उसको कुछ टेंपरेचर दे दिया T, तो हमने देखा वो ब्लैक बॉडी रेडिएट करना स्टार्ट कर देता एनर्जी, क्योंकि अपने टाइम पे उसने एब्सॉर्ब किया होता है। एंड यू नो देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड एज परवास थ्योरी, दैट इज अ गुड एब्सॉर्बर इज ऑलवेज अ गुड इमिटर। एंड देयरफॉर अगर एक ब्लैक बॉडी को एक पर्टिकुलर टेंपरेचर दिया जाए तो वो रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने ब्लैक बॉडीज, डिफरेंट ब्लैक बॉडीज के लिए एक ग्राफ प्लॉट किया, दैट इज एनर्जी रेडिएटेड इन ईच वेवलेंथ versus wavelength. So this is a very important graph in physics that is called as energy distribution curve, and that is actually a graph between energy radiated in each wavelength. जो black body जो आपके पास है, ये आपके पास एक black body है, जब आपने इसको कुछ टेम्परेचर T दिया तो ये रेडिएशंस इमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो हर एक रेडिएशन की कुछ एनर्जी होती है, मगर उस रेडिएशन की एनर्जी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब इसमें मान लीजिए एनर्जी 1 है और वेवलेंथ इसका लैम्डा 1 है, इसकी एनर्जी मान लीजिए इस रेडिएशन की E2, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 एंड सो ऑन। अगर nth रेडिएशन है तो एनर्जी En, उसका वेवलेंथ En। तो एनर्जी इन ईच वेवलेंथ वर्सेस वेवलेंथ हमने एक डिफरेंट ब्लैक बॉडीज के लिए प्लॉट किया। तो हमने क्या देखा कि इन ईच वेव दिस फॉर ईच टेंपरेचर वी हैव अ कर्व लाइक दिस। तो अगर आपके पास आपने कुछ टेंपरेचर दे दिया तो हमारे पास कर्व का ऐसा शेप आता है। सर, इस शेप से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी कैन कंक्लूड आउट ऑफ हियर? दैट इज फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट इन ईच वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ यहां से इंक्रीज हो रहा है, यहां वेवलेंथ 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इन ईच वेवलेंथ देयर इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड। तो इस वेवलेंथ पे कुछ एनर्जी रिलीज्ड है, इस वेवलेंथ पे कुछ एनर्जी रिलीज्ड है, इस वेवलेंथ पे और कुछ एनर्जी रिलीज्ड है। दैट इज फॉर एवरी पर्टिकुलर वेवलेंथ वी हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट। तो हर एक वेवलेंथ में एनर्जी इमिटेड है, बट देयर इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा मैक्स
at which the energy released is maximum. एक ऐसी वेवलेंथ है जिस पे एनर्जी रिलीज्ड मैक्सिमम है, इस वेवलेंथ को हम डोमिनेंट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं। तो दैट वेवलेंथ at which the energy released is maximum is called as a dominant wavelength. So from the graph it's clear that in each wavelength there is a particular amount of energy present, but there is a particular wavelength at which the energy emitted is maximum, and this wavelength is represented in the graph by lambda max, what we call as dominant wavelength. So let us consider that this curve is obtained for a black body at temperature T1. अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हम जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमने देखा है कि ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाता है। तो ग्राफ का एरिया पहले बढ़ जाता है। फर्स्ट थिंग इज एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीजेस। सर एरिया बढ़ने का क्या मतलब है? एरिया बढ़ने का मतलब है दैट टोटल एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस, एंड इट शुड बी बिकॉज आपको पता है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टीफन्स लॉ। तो उसने कहा था कि एक बॉडी जो है, एक ब्लैक बॉडी जो है, वो जो एनर्जी रेडिएट करती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T1 से आपने T2 कर दिया, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो बॉडी जो एनर्जी रिलीज्ड है वो भी बढ़ जाएगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस द टोटल एनर्जी इमिटेड, मींस टोटल एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी इंक्रीजेस, दैट इज clear from the graph because area under the graph increases. And also what is clear from the graph that अगर इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी पहले निकल रही थी टेम्परेचर T1 पे, अब इसी वेवलेंथ पे टेम्परेचर T2 which is greater than T1, उससे ज्यादा एनर्जी जो है निकलती है। तो for when we have increased the temperature here, energy in each wavelength has also increased. मतलब earlier wavelength पे जो एनर्जी निकल रही थी वो भी बढ़ी और टोटल एनर्जी भी बढ़ी, that it is in consequence with what we call as Stephen's law, जिस लॉ में हमें क्लियर है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, एनर्जी फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगा, एंड दैट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द ग्राफ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ग्राफ में और एक चीज है जो इसमें विजिबल है बच्चों, वो ये है कि ये जो लैम्डा मैक्स है ना, ये शिफ्ट होता है बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। सो दिस लैम्डा मैक्स शिफ्ट्स लाइक दिस, तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये लैम्डा मैक्स जब पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, इसका ये मतलब है दैट लैम्डा मैक्स जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसी लॉ को हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। वी कॉल दिस एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दैट इज वेवलेंथ शोज डिस्प्लेसमेंट विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लैम्डा मैक्स जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वेवलेंथ कम होता है टेम्परेचर बढ़ने से। रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी देयर, लैम्डा मैक्स जो आपका है दैट इज इक्वल टू B by T, where B is called as Wien's displacement constant and the numerical value of B is equal to 2.93 into 10 raised power minus 3, and then it is meter Kelvin. It is a meter Kelvin. मीटर इंटू कैल्विन। सर ऐसा क्यों मीटर इंटू कैल्विन? इट्स वेरी मच क्लियर हियर। बी का आपको यूनिट चाहिए, तो लैम्डा मैक्स जो है वो लैम्डा इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड इन कैल्विन। ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप ले सकते हैं 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3। तो ये है आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो क्लियरली हमें दिखाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रेडिएट करना स्टार्ट करता है, तो हर एक वेवलेंथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है। मगर एक ऐसी वेवलेंथ होती है जिसमें एनर्जी रेडिएटेड इज मैक्सिमम, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वेवलेंथ और डोमिनेंट वेवलेंथ। फिर जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इस ग्राफ में आप ये याद रखो दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एरिया अंडर द ग्राफ बढ़ा। एरिया का क्या मतलब है सर? दैट इज एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी आल्सो इंक्रीज हो गई। और कैसे इंक्रीज हुई? फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से। और एनर्जी इन ईच वेवलेंथ इज आल्सो इंक्रीज, दैट इज आल्सो क्लियर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लैम्डा मैक्स जो है ग्राफ में पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। जब लैम्डा मैक्स पीछे की तरफ शिफ्ट होता है तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इट्स कॉल्ड एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि वेवलेंथ में डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी मल्टीप्लाइंग देयर विद B, B is called as Wien's displacement constant. Its numerical value is 2.93 into 10 raised power minus 3 meter Kelvin. तो ये आप अप्रॉक्सीमेटली 3 into 10 raised power minus 3 meter Kelvin ले सकते हैं। अगर आपने फर्दर टेम्परेचर T3 बढ़ा दिया फॉर एग्जांपल, तो ग्राफ जो है उसका लैम्डा मैक्स और पीछे आ जाएगा। तो आप देख लीजिए क्लियरली देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो दिस ग्राफ इज एट टेम्परेचर T3, so now T3 is greater than T2 is greater than T1. So this is Wien's displacement law। इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं।
दैट न्यूमेरिकल इज लाइक दिस। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी exhibits a maximum around a wavelength lambda naught, मतलब मैक्सिमम एनर्जी निकलती है एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट, जिसको आप लैम्डा मैक्स और डोमिनेंट वेवलेंथ कहते हैं, जो मैंने ग्राफ में दिखाया। मतलब एक ब्लैक बॉडी के लिए जब आप उसका एनर्जी इमिशन देखते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी निकलती है एट लैम्डा नॉट। फिर बोलता है एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे, द टेंपरेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज। अब आपने टेंपरेचर उस ब्लैक बॉडी का चेंज किया, सीधी सी बात है, टेंपरेचर चेंज होगा तो आपका लैम्डा मैक्स भी चेंज होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो द टेंपरेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सच दैट द एनर्जी इज मैक्सिमम एट वेवलेंथ दिस। अब जो मैक्सिमम एनर्जी है वो इस वेवलेंथ पे जो है बाहर आती है। द पावर रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी विल नाउ इंक्रीज बाय फैक्टर। तो अब जो पावर रेडिएटेड है, पावर रेडिएटेड होता है मतलब एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम जो है आप कितने टाइम्स वो बन जाएगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अर्लियर। अब मुझे पहले बोलिए, पहले मैक्सिमम एनर्जी निकलती थी टी नॉट पे, अब मैक्सिमम एनर्जी निकलती है 3/4। 3/4 इज लेस देन लैम्डा नॉट, है ना, 3/4 इज लेस देन 1। तो इसका मतलब 3/4 जब लेस देन 1 है तो ये शिफ्ट हुआ है, मतलब ये वाला जो टेंपरेचर है ये ग्रेटर है अर्लियर टेंपरेचर से। अगर वो टेंपरेचर T1 है और ये टेंपरेचर T2 पे आ गया है तो T2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन T1। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये वेवलेंथ लेस देन लैम्डा नॉट है। लेस देन लैम्डा नॉट मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट्स व्हाट इज वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो जब ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया तो दैट इज ओनली पॉसिबल एट हायर टेंपरेचर। तो हमें निकालना है पावर रेडिएटेड, दैट्स पावर एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम जो है इस वेवलेंथ का इन कंपैरिजन टू अर्लियर जो है उसका रेशो हमें कैलकुलेट करना है। तो मुझे आप बोलिए दैट वी नो दैट सॉल्यूशन में that lambda max multiplied by t is constant. That's what is Wien's displacement law. तो हम लिखेंगे पहला lambda naught, it's lambda naught into t1। टेम्परेचर t1 पे मान लेते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ था, जब एनर्जी बाहर आई मैक्सिमम दैट इज एट वेवलेंथ था lambda naught and let the temperature t1 should be equal to this wavelength multiplied by 3/4 lambda naught multiplied by उस वक्त का टेम्परेचर। और आपको इतना क्लियर होना चाहिए that t2 is greater than t1। सर why? Because this wavelength is लेस देन लैम्डा नॉट। तो जब वेवलेंथ कम हो गई है मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ दिखाया, तो T2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन T1। तो यहां पे लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T2/T1 का जो रेशो है, T2/T1 का रेशो जो है वो आ जाएगा 4/3। जैसे आपके पास T2/T1 का रेशो आ गया, अब आपको पावर रेडिएटेड, अब आपको पता है ना पावर रेडिएटेड दैट इज del Q by del T। पावर रेडिएटेड मींस एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जब एनर्जी पर यूनिट टाइम की आप बात करोगे तो वो होता है इट इज सिग्मा ए टी रेज पावर 4। क्योंकि मैंने ये ब्लैक बॉडी इसने यहां पे लिख दिया है ब्लैक बॉडी, तो उसका ई जो है वो 1 है। अब मुझे बोलिए सिग्मा भी उस बॉडी के लिए सिंस इट्स अ कांस्टेंट, एरिया भी बॉडी के लिए क्योंकि आपने बॉडी एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं की, तो del Q by del T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेंपरेचर। दैट्स पावर रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेज पावर 4। तो टेंपरेचर रेज्ड पावर 4 के हिसाब से एनर्जी या पावर रेडिएटेड होगा क्योंकि इट्स एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं फिर del Q by del T फॉर कंडीशन टेंपरेचर 1 डिवाइडेड बाय del Q by del T फॉर टेंपरेचर T2 इज इक्वल टू, यहां बनेगा ये T1 बाय या सेकंड टू फर्स्ट हमें निकालना है, पावर रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी विल नाउ बी इंक्रीज्ड बाय फैक्टर, तो T2/T1 के हिसाब से तो ये बनेगा इट इज del Q by del T at for second condition that's temperature T2 and this is earlier condition तो 1। तो यहां पे मैं लिखूंगा T2/T1 क्योंकि रेशो इसी हिसाब से हमसे पूछा गया है। तो T2/T1 जो है वो आपने पहले ही कैलकुलेट किया, इट्स 4/3, सो इट इज 4/3 रेज्ड पावर 4 हियर, है ना, इट इज 4 हियर। देखिए इट इज 4 हियर, del Q by del T इज प्रोपोर्शनल T रेज्ड पावर 4। जब यहां आप 4 पावर लेंगे तो ये बनेगा हियर it is 16 into 16 it's 256, हाँ it is 256 divided by it is 381 so 256 by 81 should be the answer of this question। तो first option is here जो आपका आंसर बनेगा। तो ये था आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मैंने आपको बिल्कुल समझाया कि लैम्डा मैक्स इनटू टी कैसे कांस्टेंट होता है और टेंपरेचर जो है इस वेवलेंथ का ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि ये वेवलेंथ इससे कम है। डोमिनेंट वेवलेंथ जो है ये वाली ये इससे कम है, मतलब ये पीछे की तरफ शिफ्ट हुई है, तो हायर टेंपरेचर पे ही ऐसा होता है। फिर हमने पहले T2/T रेशो निकाला, मगर हमें निकालना था पावर रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी विल नाउ इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ। तो हमें सेकंड कंडीशन वर्सेस फर्स्ट कंडीशन, इसलिए मैंने रेशो सेकंड बाय फर्स्ट लिया और टेंपरेचर भी सेकंड बाय फर्स्ट ही बनेगा क्योंकि इट इज हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशन हियर। और फिर आया आंसर आपका 256/81। उसके बाद
उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है इधर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इस पे भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बट दिस इज आल्सो टेकन आउट ऑफ स्टीफन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी हमने स्टीफन्स लॉ से ही डिराइव किया है, एंड इट्स एन अप्रॉक्सिमेट लॉ। इट इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज अ टेंपरेचर डिफरेंस लेस देन 40 डिग्री बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। तो जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये एक अप्रॉक्सिमेट लॉ है, हमने इसको स्टीफन लॉ से ही डिराइव किया है। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, बिकॉज इन एंट्रेंस आप सीधे फॉर्मूला यूज करिए और फिर न्यूमेरिकल जो है उस पर आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इट्स एन approximate law and it's valid only if there is a temperature difference between the body and the surroundings which is not greater than 40 degree centigrade. मतलब between the body and the surroundings the temperature difference is less than 40 degree. अगर temperature difference less than 40 degree है तब ये law valid है। अब ये law जो है इसका derivation हमारे लिए important नहीं है entrance में, मैं इसका formula लिख देता हूँ। I will tell you each and every variable का इसमें क्या मतलब है और फिर इस पे हम directly numerical करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है कि अगर इनिशियली बॉडी का टेंपरेचर θ1 था और वो फॉल होके चला गया θ2, तो इट इज θ1 by θ2 इन सम टाइम t, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेंपरेचर θ1 plus θ2 divided by 2 minus θ0, where θ0 is the temperature of the surroundings or it is also called as ambient temperature। तो ये है रेट ऑफ कूलिंग। मतलब अगर बॉडी का टेंपरेचर, तो θ1 क्या है सर इस फॉर्मूला में, दैट्स इनिशियल टेंपरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल दिस एज इनिशियल टेंपरेचर बॉडी का है। मान लीजिए आपके पास एक कप ऑफ टी है जिसको आपने लाया है और उसका टेंपरेचर मान लीजिए कुछ 60 डिग्री है, तो फिर कुछ वक्त के बाद आफ्टर सम टाइम टी उसका टेंपरेचर हो गया θ2, है ना। सो θ2 इज नाउ फाइनल टेंपरेचर। θ2 जो है वो उस बॉडी का फाइनल टेंपरेचर है। अब t जो है इसमें टाइम है, θ1 और θ2 आ गया आपका। व्हाट इज θ0? θ0 इज कॉल्ड एज टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग्स, इसको हम टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग्स कहते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्बिएंट टेंपरेचर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग्स। अब आपके पास ये है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दैट्स रेट ऑफ फॉल ऑफ टेंपरेचर विद टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज टेंपरेचर, द डिफरेंस हियर माइनस विद व्हाट वी कॉल एज टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। ये फॉर्मूला बनता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे हम करते हैं वो देख लीजिए आप। द न्यूमेरिकल इज हियर लाइक दिस, सी A cup of tea cools from 80 to 60 डिग्री। देखिए 80 डिग्री से 60 डिग्री तक इन 1 मिनट उसका टेंपरेचर फॉल होता है। 1 मिनट मीन 60 सेकंड्स, मतलब 80 से 60 डिग्री वो जो है 1 मिनट में आता है, दैट इज 60 सेकंड्स में। अब बोल रहा है हमें द एम्बिएंट टेंपरेचर इज 30। एम्बिएंट टेंपरेचर मतलब होता है टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग्स, आपको दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इन कूलिंग फ्रॉम 60 टू 50 डिग्री, अगर उसको अब 60 से 50 डिग्री पे कूल होना है, इट विल टेक, इसको कितना वक्त लगेगा? बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए, और बेस्ड है व्हाट वी कॉल एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चलिए फॉर्मूला के हिसाब से हम जाते हैं, देख लीजिए आप। अगर पहले ये 80 से 60 में आता और टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग्स दिया है, तो 80 से 60, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं एक बार, θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाय टाइम is proportional to, it is average temperature here, θ1 plus θ2 minus θ0, that is surrounding। चलिए पहली कंडीशन 80 to 60, देखिए 80 to 60 हो गए, 80 minus 60 that is only 20 डिग्री, डिवाइड बाय टाइम इज 1 मिनट दैट इज 60 सेकंड्स। तो प्रोपोर्शनल टू, यहां आप k ले सकते हैं कांस्टेंट और k का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर दूसरे में वो इंड्यूस करेंगे दूसरे कंडीशन में। बेटर है आप प्रोपोर्शनलिटी से जाओ, फिर डिवाइड करके प्रोपोर्शनलिटी जो है वो कट जाएगी। सो θ1 प्लस θ2, अब देख लीजिए पहले टेंपरेचर था 80, अब 60, 80 प्लस 60 होता है बराबर 140, 140 डिवाइड बाय 2 होता है 70, तो ये बनेगा 70 माइनस, तो ये बनेगा 70 माइनस 30, है ना, टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। तो ये बनेगा 70 माइनस 30 इज 40, ये चला जाएगा, इट इज 1/3 हियर, it is 1/3 here proportional to what we call as 40, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये बना आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब कुछ लोग जो है इसमें क्या करते हैं, यहाँ कांस्टेंट k लिखते हैं और k का ही वैल्यू निकालते हैं। हम बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से जाएंगे, दूसरे में सीधे प्रोपोर्शनलिटी कर जाएगी। अब दूसरी कंडीशन है कि अब वो 60 से 50 पे चला गया। अब देख लीजिए 60 से 50 चला गया, तो 60 से 50 मतलब होता है 10, डिवाइड बाय टाइम निकालना है हमें, कितने टाइम में, प्रोपोर्शनल टू। अब देख लीजिए 60 प्लस 50 होता है 110, 110 डिवाइड बाय 2 होता है 55, 55 माइनस 30, तो इट इज 55 माइनस 30। नाउ टेल मी, इट इज 10 डिवाइडेड बाय t इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज ओनली नाउ 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, अगर आप फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग,
तो हमने किसी कंस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाला, डिवाइडिंग दिस व्हाट वी कॉल एज फर्स्ट बाय सेकंड हियर। तो देख लीजिए आप, इट्स 1/3 10/t, तो t ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t/30 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी कट गई, इज इक्वल टू, तो 40 डिवाइडेड बाय 25, 40 डिवाइडेड बाय 25। तो मुझे बोलिए आप, इट इज 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो मुझे आप बोलिए इट्स 5 1 जा 5 6 जा 30, t इज इक्वल 6 into 8, it is 48 seconds should be the time to cool from 60 to 50 degree centigrade. Answer should be 48 seconds. So this is the answer of this question. So ये था numerical based on Newton's law of cooling, जिसमें आप यहाँ proportionality भी निकाल सकते हो, k वो k आप फिर दूसरे में इंड्यूस कर सकते हो, बट believe me जब आप डिवाइड करते हो तो proportionality में चीजें कट जाती है, तो आप ऐसे ही विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसे आपका कैलकुलेशन जो है बढ़ जाएगा और स्पीड कम हो जाएगी, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो। और जो इस क्वेश्चन में टाइम आया दैट इज 48 सेकेंड्स। तो ये था आपका जो ट्रांसफर ऑफ हीट, मैंने उसमें मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में मैंने पहले कंडक्शन आपके साथ डिस्कस किया, एंड देन आज हमने जो डिस्कस किया दैट्स व्हाट वी कॉल एज रेडिएशन। इसमें आप कन्वेक्शन आता है, दैट्स अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट, वो बुक्स में लिखा है और बिल्कुल आसान है, उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। रेडिएशन बेस्ड और कंडक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कंसेप्ट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप आपको ये समझ आया होगा। इस पर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, इस पर क्वेश्चन करिए, तो आपका जो है इसमें क्वेश्चन आने की बिल्कुल एक अच्छी संभावना होती है। आप इस पर मेहनत करिए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज कैलोरीमेट्री। थैंक यू।